भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स। तो अब इससे देखो, इसमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, एक भोजशाला है और दूसरी तरफ कमल मौला कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से इंडिकेट हो रहा है एक टेम्पल का मेंशन है, दूसरी तरफ मॉस्क आ जाती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने अब बोल दिया कि ये भोजशाला टेम्पल है, तो इसको टेम्पल डिक्लेयर कर दिया। पर किस बेसिस के ऊपर? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो फाइंडिंग्स कंडक्ट करी, डिफरेंट जो साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनका यूज करके तो बोला गया ये एक्चुअल में टेम्पल कॉम्प्लेक्स था। हिस्ट्री में अगर हम उठा के देखते हैं, फिर बाद में चीजों को तोड़ा जाता था, कोई और आर्किटेक्चर वहां पे बना दिया जाता था। तो अभी के लिए भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिक्लेयर करा ये अब भोजशाला टेम्पल है। तो ये तो आ गया न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा कौन सी गॉडेस को बिलोंग करता है? तो वाघ देवी यानी कि सरस्वती देवी को। और हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे वर्शिप करने के लिए आती थी पहले, और जो मुस्लिम्स हैं वो भी यहाँ पे अपनी जो प्रेयर्स हैं उनको ऑफर करते थे। पर अभी क्या बोल दिया गया कि हिंदू कम्युनिटी को अलाउ करा जाए फॉर द वर्शिप एट द साइट, और जो मुस्लिम और जैन कम्युनिटी की पिटीशंस है उनको डिसमिस किया जाए। नेक्स्ट फाइंडिंग्स क्या क्या निकल के आई, पहले सुन लेना, ये लास्ट में आपका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यहाँ पे रूलिंग के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करी है। नंबर 1, रिलीजियस कैरेक्टर। एक तो बोला कि जो भोजशाला लोकेशन आ गई यहाँ पे, ये भोजशाला टेम्पल हुआ करता था गॉडेस सरस्वती यानी कि वाग्देवी का, तो ये रिलीजियस कैरेक्टर आ गए। नंबर 2, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कौन से एक्ट के अंदर? तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। हम इंडिपेंडेंट हुए, आर्कियोलॉजिकल टीम हमारी पहले से बन रखी थी, तो उसके लिए एक लॉ भी पास करना जरूरी था, और उसी में क्या निकल गया है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। इसके अंडर ये प्रोटेक्ट करा गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जितना भी है। और जो प्रोटेक्शन है ये इफेक्टिव हुई फ्रॉम मार्च 18, 1904। मतलब टाइम बीतता गया और एक्ट बाद में आया जब हम इंडिपेंडेंट हुए, पर प्रोटेक्शन का जो काम था वो पहले शुरू हो गया था 1904 का। इसके बाद 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ अरेंजमेंट थी जिन्हें क्वेश करा, मतलब कोर्ट ने कैंसिल कर दिया 2003 के ऑर्डर को जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोले थे। पर वो अरेंजमेंट थी क्या? क्या बोला था ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने? इन्होंने बोला था कि कुछ अरेंजमेंट कर देते, भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों ने अपनी वर्शिप करनी है तो उनके लिए डेज फिक्स कर दिए। जैसे हिंदूज पूजा करेंगे ट्यूसडे को और बसंत पंचमी पे, नंबर 1। एंड मुस्लिम बसंत पंचमी पता है ना आपको, सरस्वती, हाँ, तो सरस्वती देवी जी की पूजा उस दिन करी जाती है, तो इसी वजह से 2 दिन अलाउ कर दिए। एंड मुस्लिम जो होंगे वो फ्राइडे को अपना नमाज वहां पे कंडक्ट करेंगे। मेहराब होता है उसकी तरफ फेस करके जो प्रेयर्स ऑफर करी जाती हैं उसको फ्राइडे को कंडक्ट करेंगे। अब ये जो शेयर्ड अरेंजमेंट है ये वाली यहाँ पे कट डाउन कर दी जाती है, जो 2003 में यहाँ पे रूलिंग आई थी, और बोला कि अयोध्या के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के ऊपर हम रिलाय करने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रूलिंग दे दी जिसमें बोला ये भोजशाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स है अकेला, मतलब जो आप पहले बोल रहे थे ना भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स, ये नहीं, अब बोलेंगे भोजशाला टेम्पल है। अब कोर्ट ने क्या बोला है कि हमने इंस्पिरेशन उठाई है फ्रॉम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट, वहां पे भी टेम्पल का जो प्रोमिनेंस था वही निकल के आता है लास्ट में। और 10 प्रिंसिपल इन्होंने मेंशन करे कि हमने अयोध्या की जो जजमेंट आई थी उसी में से उठाए हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग जो यहाँ पे निकल के आती है उसे ही एक्सेप्ट हमने करा है और उसी के बेसिस पे भोजशाला को टेम्पल का स्टेटस दे दिया है। कैसे? तो सबसे पहले तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिफिक बेस है काफी फेयर है, साइंटिफिक है और इम्पार्शियल है। ये सोच के नहीं किया कि हम कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हमने जस्ट फाइंडिंग्स को देखा और वहां पे जो साइंटिफिक सर्वे है उनको कंडक्ट करा। जैसे ये सारे मेथड यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे देखा कौन सी चीज पुरानी थी, मतलब टेम्पल या फिर मॉस्क, तो उसके बेसिस पे ये चीज एनालाइज इन्होंने करी और बोला कि भोजशाला टेम्पल है, तो आप ये पूरा वर्ड कॉम्प्लेक्स तक नहीं बोलोगे तो भोजशाला टेम्पल तक ही रहेगा। मेथड कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूज करे? नंबर 1 तो आता है कार्बन डेटिंग। जैसे कार्बन का आइसोटोप होता है, आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम रहेगा पर उनका जो एटॉमिक मास है वो वेरी कर सकता है। नॉर्मली जो आप कार्बन पढ़ते हो वो तो C12 होता है, पर जो मेथड्स में यूज करा जाता है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है C14, ये रेडियो एक्टिव मेथड्स के अंदर यूज करा जाता है, दैट इज C14 डेटिंग मेथड या कार्बन डेटिंग भी जिसे कहते हैं। अब इसका यूज करके ये साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई लिविंग मटेरियल हमें वहां से मिलता है उसकी एज को डिटरमाइन किया जा सकता है। किस बेसिस पे? तो इस C14 ये जो एक कार्बन का आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कितना अमाउंट उसके अंदर लाए कर रहा है उसके हिसाब से एज को डिटरमाइन कर लिया जाता है। दूसरी जो यहाँ पे मेथड यूज करी गई वो है पैलियोग्राफी। इसमें एंशियंट और जो हिस्टोरिकल हैंड राइटिंग्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, लिखित फॉर्म में जो भी है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का भी क्या मतलब होता है?
जो इंसान ने लिखा हुआ है अगेन मैन्युस्क्रिप्ट, तो उनके बारे में ये स्टडी करते हैं। फिर एक आता है XRF स्पॉट एनालिसिस, यहाँ पे एक्सरे फ्लोरिसेंस का यूज करते हैं। फ्लोरिसेंस कभी भी वर्ड आता है, कलर एमिट होते हैं यहाँ पे, तो कुछ कलर कोडिंग्स होती हैं इस टेक्नोलॉजी के अंडर, जिससे हम एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हुआ होगा एक टाइम पे। अगर छोटा सा एरिया भी है इवन, वहां पे भी एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब वो जो एक एलिमेंट होगा उसको पर्टिकुलर कलर ये स्पॉट करके दे देगा जब एनालिसिस करी जाती है, तभी बोला XRF स्पॉट एनालिसिस। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल कौन से एलिमेंट का बना था, जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें क्या देखते हो, मेटल्स का बड़ा ज्यादा यूज था, बाद में मेटल्स की मिक्सिंग होने लगी तो एलॉयज बनने लगे, तो उस हिसाब से टाइम का यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाया जा सकता है। बाकी कॉम्पोजिशनल टेस्टिंग, जो भी सैंपल वहां से मिला उनके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन है, सिलिका प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, ब्रॉन्ज जैसे एलॉय होता है, दो चीजें आती है उसमें, कौन कौन, कॉपर एंड टिन, तो दो का कॉम्पोजिशन है, तो वैसे देखा जा सकता है। वीडियोग्राफी एविडेंसेस भी हैं, ये नोट डाउन करे जाते थे जब भी कैमरा यूज होने लगा, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करी होती हैं। जैसे याद होगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर में एक बुद्धिस्ट टूम मिला था, तो उसका जो एविडेंस था वो फ्रांस के म्यूजियम से निकल के आया, वहां से एक ट्रेवलर आया था, उसने फोटो कैप्चर कर ली थी, तो वहां से एविडेंस मिला कि ये तो बहुत पहले से यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वीडियोग्राफिक एविडेंसेस भी यूज करे जाते हैं। कोर्ट ने रिजेक्शन दी है मुस्लिम की जो एलिगेशन थी कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से पिटीशन आती है कि आपका जो रूलिंग है दैट इज बायस्ड इन नेचर, आपने एक ही तरफा आंसर दिया है, पर जो कोर्ट है उन्होंने बोला कि हमने इन फाइंडिंग्स के बेसिस पे अपनी रूलिंग यहाँ पे दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब ये साइंटिफिक सर्वे का यूज करा तो ये किसके फेवर में जा रहा है, तो टेम्पल के बेसिस में जा रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि हमने रूलिंग इस फेवर में दी है। नाउ मॉस्क लैंड सजेशन, यहाँ पे मॉस्क लैंड का भी एक सजेशन दिया जाता है। कोर्ट ने बोला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनको शायद उसी धर्म लोकेशन में ही एक ऑल्टरनेटिव लैंड दे दी जाएगी जहां पे अपनी प्रेयर्स को ऑफर कर सकते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने, अभी तो लॉ के हिसाब से चलेंगी चीजें, वो तो बात की बात है। बाकी सरस्वती आइडल इशू, अब देखो जो वाघ देवी जो बोला गया कि जिस देती को ये बिलोंग करता था टेम्पल, वाघ देवी, वो जो आइडल था ना वो कहाँ पे होगा सोचो, ब्रिटिश म्यूजियम, वो भी लंदन में है। तो ये सारी चीजें लगभग उठा के लेके गए हैं, जिसकी वजह से हिस्ट्री को डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ये जो सरस्वती आइडल है ये अभी लंदन म्यूजियम में है, और बोला गया है कि 1800s के टाइम पे ये ले गए थे, और लाने के एफर्ट तो चल ही रहे हैं खैर हर चीज को, पर ये बोलते हैं कि हमारे म्यूजियम खाली हो जाएंगे अगर हमने सब कुछ ही वापस कर दिया। हाँ राइट, तो मतलब देखो आप वही आर्टिफैक्ट उठा के ले गए जिससे हिस्ट्री जुड़ी हुई थी, अब वो वापस लाने के एफर्ट तो डाले जाते हैं, यूनेस्को ने बोला कन्वेंशन बना दिया। अब दिक्कत क्या होती है, हर एक चीज, इंस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज, हर एक पिलर, हर एक आइडल, जो भी वहां की दीवारें होती है, कुछ ना कुछ लिखा होता है, वहीं से तो हिस्ट्री डिटरमिन होती है। और दूसरा ये जो कार्बन डेटिंग मेथड लगाया, इसके लिए आपको सैंपल यूज करने पड़ते हैं। अब सैंपल ऐसा तो है नहीं जमीन के ऊपर मिल जाएगा, नीचे तक डीप ड्रिलिंग्स करनी पड़ती है, नीचे लेयर बाय लेयर वो ओपन करनी पड़ती है, तब जाके पता लगता है ये कौन से टाइम से बिलोंग किया होगा। तो ये टफ हो जाते हैं मेथड्स, ये हर चीज का है। जैसे फादर ऑफ मेडिसिन आप बोल रहे हो हिपोक्रेट, पर जब उन्होंने वो बुक छापी थी उससे पहले यहाँ पे सुश्रुत आके चले गए, देन यस जो सर्जरी उन्होंने कंडक्ट करी थी, और सोचो उस टाइम पे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, वो वैसे सर्जरी चल रही थी, पर शुरुआत तो हो चुकी थी ना। तो मतलब वही है, उन्होंने ट्रांसलेशंस कर दी और वो फिर हिस्ट्री बन के रहेगी। चलो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा सुपरवाइजरी और मैनेजमेंट कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ था। प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और रेगुलेटिंग रिलीजियस एक्सेस वगैरह इनके ऊपर इन्होंने पूरा कंट्रोल रखा। एंड रिजेक्शन 1935 की ऐलान आर्ग्यूमेंट, ऐलान मतलब प्रोक्लेमेशन, 1935 में एक प्रोक्लेमेशन, कुछ अनाउंसमेंट करी गई थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिसमें बोला गया था ये जो साइट है ये क्या है, मॉस्क है। पर अभी ईयर चल रहा है 1935 का, तो 1947 के बाद बड़ी सारी चीजें चेंज हुई, तो उसके बेसिस पे फिर रूलिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट करी गई। ये 1935 का ऐलान था, प्रोक्लेमेशन था। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था इसे, क्योंकि ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि फोर्स में आया था 1937 में। वो जो एक्ट्स नहीं पढ़ते आप, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं, फिर लास्ट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का। तो बोला गया कि जब ये रूलिंग आई थी तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अभी आया ही था, पर उसकी जो एक्चुअल एनफोर्समेंट थी वो 1937 में हुई थी। तो उसी बेसिस पे ये जो 1937 का 35 का ऐलान आर्ग्यूमेंट है, जो प्रोक्लेमेशन 1935 में आया था, उसे रिजेक्ट करा गया, यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गया। अब ये आते हैं थोड़े से कौन सी डायनेस्टी के साथ ये टेम्पल जुड़ा हुआ था। तो परमार डायनेस्टी आती है सबसे पहले, जो राजा भोज थे यहाँ पे, तभी बोला भोजशाला,
टेम्पल 101055 CE तक ये एसोसिएटेड रहे हैं। राजा भोज जो थे ये आर्ट को काफी ज्यादा प्रमोट किया करते थे, लिटरेचर हो गया, संस्कृत लर्निंग्स होगी, इनको काफी प्रमोट किया करते थे। और जो भोजशाला है ये सेंटर बन जाता है लर्निंग का ही, कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ये जो सारी लैंग्वेजेस थी इनको प्रमोट किया जाने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस भोजशाला के अंदर जो संस्कृत एजुकेशन सेंटर था वो भी फ्लरिश हुआ। एडी सीई जब भी लिखा होता है वो एडी की बात करता है, एनो डोमिनी, और सीई भी वही चीज कॉमन एरा को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के टाइम पे तो हम कुछ भी नहीं लगाते क्योंकि अब कॉमन एरा ही है, 21st सेंचुरी चल रही है। इसके अलावा टेम्पल जो है ये गॉडेस सरस्वती को डेडिकेट करा गया, यानी कि वाग्देवी। और यहाँ पे एक सर्प बंधा इंस्क्रिप्शन भी है। इंस्क्रिप्शन वही रॉक या कोई मेटल होगी जिसके ऊपर कुछ ना कुछ एनग्रेव कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, ताकि वो हिस्ट्री या जो भी इंफॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड वो सालों साल परसिस्ट हो सके। तो दो यूनिक सर्पाबंधा पिलर जैसे साइड में भी आपको दिख रहे हैं, ये इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे रिसीव होती है और इन पे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे संस्कृत के जो अल्फाबेट्स हैं, नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स हैं, वो सारी इनके ऊपर लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हमें क्या शो होता है कि जो किंग यहाँ पे राजा भोजा हुआ करते थे तो उनके टाइम पे संस्कृत का सेंटर तो बना था। ठीक है, यहां से ये पता लगा। और 10 टेंसेस और मूड भी मिलते हैं हमें संस्कृत ग्रामर के। अब ये मूड क्या होते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म होती है वर्ब वगैरह की, जिसमें आपको डिफरेंट एटीट्यूड दिखेगा। जो भी वहां पे कुछ लिख रहा है उनके इंटेंशन डिफरेंट दिखेंगे, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, तो उन्हीं को ये मूड्स बोल देते हैं संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। एंड लोग और क्या बोलते हैं, इनको बड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो लकारा, तो लकारा भी इनको बोला जाता है। तो ये सारे कहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो ये जो सर्पा बंधा पिलर इंस्क्रिप्शन है उसी के ऊपर, जहां पे हमें संस्कृत से रिलेटेड एविडेंस मिले। और ये क्या शो कर रहे हैं कि किंग भोजा जो हुआ करते थे उस टाइम पे एक्चुअल में संस्कृत का सेंटर ऑफ लर्निंग यहाँ पे बनता है। इसके बाद प्राकृत लैंग्वेज का भी यूज करा। अगर आपको शुरू में ध्यान हो तो वहां पे लिखा था जो मुस्लिम और जैन्स हैं उनकी पिटीशन को साइडलाइन कर दिया गया है। तो ये प्राकृत लैंग्वेज के एविडेंसेस भी यहाँ से मिलते हैं। प्राकृत लैंग्वेज सबसे ज्यादा किस टाइम पे यूज हुई है? हाँ, और अगर रिलीजन के साथ जोड़, जैनिज्म के साथ, उस टाइम पे पाली थी, एक प्राकृत थी। प्राकृत ज्यादा ओरिएंटेड आपको जैनिज्म के साथ मिलेगी एंड पाली बुद्धिज्म के साथ। तो प्राकृत लैंग्वेज के भी ओड्स मिले हैं। अब ये ओड्स क्या होते हैं? लिरिकल टाइप ऑफ पोएम्स होती हैं, उनकी भी यहाँ पे हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। और जो किसी इंसान के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, इवेंट के बारे में या किसी आइडिया को डिक्टेट कर रहे होते हैं पर लिरिकल फॉर्म में। ठीक है, तो वो भी एविडेंसेस यहाँ पे मिलते हैं। कुछ स्टोन स्लैब्स हैं, पत्थर ईंटों की तरह आपको दिखेंगे, उनके ऊपर कुछ हाइम्स मिले हैं। और उन हाइम में किसका मेंशन है? तो कुर्मा अवतार ऑफ विष्णु। और कुर्मा मतलब टॉर्टोइस, 10 अवतार आप विष्णु जी के पढ़ते हो तो उसमें से सेकंड वाला जो अवतार है कुर्मा, तो उनका मेंशन भी आपको इन स्टोन स्लैब्स के ऊपर मिल जाता है। तो 10 इनकारनेशन में से 10 मतलब 10, तो 10 अवतारा, और वहीं में से ये कुर्मा जो फॉर्म है उसका भी मेंशन करा गया है। लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है? तो संस्कृत। और इसके अलावा प्राकृत लैंग्वेज में भी कुछ हमें एंशिएंट टेक्स्ट यहाँ पे मिलते हैं, पर उतने ज्यादा नहीं है जितना हमें संस्कृत के अंदर लिटरेचर मिल जाता है। क्लासिकल संस्कृत ड्रामा ये भी यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा नाउ मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से आता है, तो सबसे पहले तो स्लैब जो मेहराब के पास में है, मेहराब यहाँ पे आ जाएगा जहां पे वो प्रेयर्स ऑफर करी जाती है जिस डायरेक्शन में फेस करके, किबला की तरफ को, इन द डायरेक्शन ऑफ किबला, जो फ्राइडे प्रेयर्स होती हैं ऑफर करी जाती हैं। तो उसके ऊपर भी हमें कुछ थिएट्रिकल कॉम्पोजिशन मिलती है मदाना की। अभी आ गया वो जो मेहराब है जिस तरफ को प्रेयर्स ऑफर करी जाती हैं, उसके ऊपर भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिली हुई है। मदाना जो थे ये डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे अशाधरा के, जो कि एक डांस स्कॉलर हुआ करते थे। तो इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन हमें इसके ऊपर भी मिलती हैं। देन इनको किंग अर्जुना वर्मा, ये भी परमारा डायनेस्टी में बाद में आए थे, तो उनके साथ भी एसोसिएट करा जाता है। जैसे कोई ना कोई राजा आता था, कोई धर्म पहले उनका फॉलो हो रहा था, वो बाद में चेंज भी करते थे कि हमें ये वाला रिलीजन अच्छा लग रहा है, या फिर प्लूरलिज्म इन रिलीजन को भी शो करते थे कि मल्टीपल रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर लिया, जो उनकी टीचिंग है उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मदाना की राइटिंग्स थिएट्रिकल कॉम्पोजिशन थे, और ये किसके स्टूडेंट थे? तो अशाधरा। और किनके ऋण के साथ एसोसिएट करा जाता है? तो किंग अर्जुना वर्मा। बाकी गॉडेस सरस्वती का जो आइडल है वो 20th सेंचुरी एक्सकवेशन के टाइम पे मिला था, और आज के टाइम पे ये ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो वहां से लाने के एफर्ट आपको बताइए चल ही रहे हैं, वो थ्रू आउट बहुत सारी कंट्रीज में चले हुए हैं इस टाइम पे। एंड कमल मौला मॉस्क क्लेम, इनका क्या क्लेम है अब? तो इन्होंने बोला ये जो मॉस्क है हमारी, ये एसोसिएटेड है, चिश्ती सिलसिला आप पढ़ोगे अभी, तो हजरत मौलाना
कमलुद्दीन चिश्ती, उनके साथ ये लिंक करते हैं, तो हमारी भी यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए। और जो फाउंडेशन है ये फिर एलिजेड हो जाती है अराउंड 1306 टू 1307, जब इस्लामिक रूल की एस्टेब्लिशमेंट वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम पे ये उस टाइम का ये क्लेम करते हैं। पर अब यहाँ से आप जब टाइमलाइन को देख रहे हो, एक आपने देखा 11th सेंचुरी की आपने कहीं ना कहीं बात करी, यहाँ पे आप पहुंच गए 14th सेंचुरी एडी, तो ये बाद में आई थी चीजें। तो इन सारी चीजों को बेस बना के ही मध्य प्रदेश ने हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग को दिया कि ये भोजशाला टेम्पल रहेगा, ना कि पूरा कॉम्प्लेक्स जो आप पहले से बोलते आ रहे हो। ये छोटा सा आर्टिकल था, डिबेटेबल है, पर यहाँ पे सारे उन्होंने एविडेंस पेश करे कि हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग्स हैं, साइंटिफिक बेस हैं, उनका यूज करा, प्लस हिस्ट्री में जो मेंशन होता था संस्कृत की, हमें यहाँ से काफी लिटरेरी फाइंडिंग्स मिलती हैं। और टाइम पीरियड अगर देखोगे वो 11th सेंचुरी एडी में फ्लरिश कर रहे हैं। ये कमल मौलाना जो मॉस्क है उनका जो क्लेम है वो 14th सेंचुरी एडी में आता है, तो टाइम पीरियड्स का भी गैप है। तो ये आ तो गया है, पर इट इज हाईली डिबेटेबल, क्योंकि यहाँ पे एविडेंसेस हमें जैनिज्म के भी मिले, कुछ लिटरेरी फॉर्म्स, प्राकृत लैंग्वेज का यूज होता हुआ आपको दिखाई दिया, पर टाइम के गैप से जो हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, जैसे जैसे ओरिजिन हुआ है उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें गैपिंग दिखाई देती है। डिबेटेबल है, आप जितना मर्जी यहाँ पे डिबेट कर लो, कोर्ट्स में पिटीशन डालो, हाईली डिबेटेबल टॉपिक, ठीक है। तो इंस्पिरेशन कहां से ली वो याद रखिएगा, अयोध्या टेम्पल, वहां से ही 10 प्रिंसिपल पिक करे हैं जो उस टाइम पे रूलिंग्स आई थी, वहीं से उठाया गया।